तो मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही हिंसक संघर्ष पर फिलहाल के लिए एक ब्रेक लग गया है। आज हम इसी नए सीज फायर डील को समझने की कोशिश करेंगे जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुई है। ये डील हुई कैसे, इसकी शर्तें क्या क्या हैं, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शांति टिकने वाली है? चलिए समझते हैं। सोचिए, लगभग 14 महीने, इतने लंबे वक्त तक इजराइल लेबनान बॉर्डर लगातार हमलों और जवाबी हमलों से दहल रहा था। ये सब शुरू हुआ था अक्टूबर 2023 में गाजा में जंग छिड़ने के ठीक बाद। अब जाकर इस पर एक कह सकते हैं अस्थायी रोक लगी है, और जाहिर है इससे लाखों लोगों ने थोड़ी राहत की सांस तो ली ही होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस डील की। आखिर इसमें है क्या, किन बातों पर दोनों पक्ष राजी हुए हैं जो ये लड़ाई रुकी है। लेकिन डील की शर्तों पर जाने से पहले जरा इस नंबर को देखिए, 3823। ये वो संख्या है जितने लोग सिर्फ लेबनान में इस लड़ाई के दौरान मारे गए, और 15,000 से ज्यादा तो घायल हुए। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि संघर्ष की मानवीय कीमत कितनी ज्यादा रही है। तो अब आते हैं असल सवाल पर। ये जो डील अमेरिका और फ्रांस ने करवाई है, इसकी मोटी मोटी शर्तें क्या हैं? क्या है इस समझौते के अंदर? देखिए, इस डील के कई जरूरी पहलू हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, अगले 60 दिनों तक हर तरह की लड़ाई पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके बाद हिजबुल्लाह अपनी सेना को बॉर्डर से 40 किलोमीटर पीछे हटाएगा। इसके जवाब में इजरायली सैनिक भी दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे। अब सवाल ये कि जो इलाका खाली होगा वहां सुरक्षा कौन देखेगा? तो उसकी जिम्मेदारी लेबनानी सेना को दी गई है, और इन सब पर नजर रखने के लिए अमेरिका और फ्रांस की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जाएगी जो मॉनिटर करेगी कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। अब इस डील को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। ये लड़ाई कोई रातों रात शुरू नहीं हुई, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है और कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, उनको समझना जरूरी है। तो पहला बड़ा प्लेयर है हिजबुल्लाह। अब देखिए, हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, इसे लेबनान में एक देश के अंदर दूसरा देश भी कहा जाता है। मतलब इसकी अपनी राजनीतिक पार्टी भी है और एक बहुत ताकतवर सेना भी। ये बना था 1982 में, जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था, उसी के जवाब में। और हाँ, इससे ईरान का पूरा सपोर्ट हासिल है। इसी वजह से ये आज इतनी बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत बन चुका है। अब जब भी बॉर्डर से पीछे हटने की बात होती है तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, ब्लू लाइन। तो ये ब्लू लाइन आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये एक तरह की लाइन ऑफ विड्रॉल है, जिसे यूएन ने साल 2000 में बनाया था, जब इजराइल दक्षिणी लेबनान से पीछे हटा था। तो ये एक तरह से डिफैक्टो बॉर्डर का काम करती है, और यहाँ हमेशा से टेंशन बनी रहती है। और ये जो नया समझौता है ना, ये कोई हवा में नहीं बना है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं साल 2006 के एक यूएन रेजोल्यूशन से, यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701। इसने 2006 की इजराइल हिजबुल्लाह जंग को खत्म किया था। और मजे की बात यह है कि उसका मकसद भी यही था, लेबनान की लितानी नदी के दक्षिण में एक हथियार मुक्त जोन बनाना। तो आज की डील एक तरह से उसी पुराने रेजोल्यूशन को लागू करने की एक और कोशिश है। ठीक है, अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर। इजराइल इस डील के लिए राजी क्यों हुआ, वो भी तब जब लड़ाई इतने जोरों पर थी? और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इजराइल ने यह फैसला किसी बहुत मजबूत पोजीशन से नहीं लिया है। सच तो यह है कि दक्षिणी लेबनान में उनका जो जमीनी हमला था, वो हिजबुल्लाह के डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा था, उल्टे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। इजरायली प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली 3 कारण बताए हैं। पहला, वो अपना पूरा फोकस ईरान पर लगाना चाहते हैं, जिसे वो अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। दूसरा, इतने लंबे संघर्ष के बाद अपनी सेना को थोड़ा आराम देना, फिर से तैयार करना। और तीसरा, इस नॉर्दर्न फ्रंट को शांत करके हमास को अकेला करना, ताकि सारा दबाव गाजा पर बनाया जा सके। तो ठीक है, डील तो हो गई, लेकिन अब भी कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, और इन्हीं सवालों पर इस डील का भविष्य टिका है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या हिजबुल्लाह सच में इस डील को मानेगा? क्योंकि याद रखिए, ये समझौता लेबनान की सरकार के साथ हुआ है, सीधे हिजबुल्लाह के साथ नहीं। और इतिहास गवाह है कि लेबनान की सरकार का हिजबुल्लाह पर कंट्रोल कह सकते हैं बहुत कम रहा है। तो सवाल अपनी जगह कायम है। हिजबुल्लाह का जो रिएक्शन आया है वो भी बहुत गोलमोल है। उनके एक अधिकारी ने कहा कि वो भी लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की संप्रभुता की कीमत पर नहीं। अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत कुछ कहती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो ऐसी कोई भी शर्त नहीं मानेंगे जिससे वो कमजोर पड़े। तो यहाँ संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल एक तरह की वार्निंग जैसा लगता है। और मान लीजिए कोई भी पार्टी इस डील को तोड़ती है, तो फिर क्या होगा? क्या अमेरिका और फ्रांस सच में इसे लागू करवा पाएंगे? क्योंकि किसी भी डील की कामयाबी इस बात पर टिकी होती है कि उसे लागू करवाने वाला कितना ताकतवर है। और यहीं पर असली चुनौती है। अमेरिका ने इजराइल को एक लेटर तो दिया है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया है कि जमीन पर कोई अमेरिकी सैनिक नहीं होंगे। मतलब सारी मॉनिटरिंग बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी में बैठे अधिकारी ही करेंगे। तो बिना किसी डेडिकेटेड इंटरनेशनल फोर्स के इस डील को लागू करवाना वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस सीजफायर का असर बड़े पैमाने पर क्या होगा, मतलब इस पूरे रीजन के लिए, और जो बड़े देश इसमें शामिल हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं। अगर हम देखें तो लेबनान के लिए ये एक सांस लेने का मौका है, ताकि वो फिर से खड़ा हो सके। इजराइल के लिए ये 2 फ्रंट पर एक साथ जंग लड़ने से बचने जैसा है। अमेरिका और फ्रांस के लिए ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। लेकिन ईरान के लिए ये एक झटका है, क्योंकि उसका सबसे अहम साथी हिजबुल्लाह अब बॉर्डर से पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये जो सीज फायर है ये सिर्फ इजराइल लेबनान बॉर्डर के लिए है। इसका गाजा इजराइल संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। गाजा में इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये डील एक परमानेंट शांति की तरफ पहला कदम है, या फिर ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, एक ऐसा ब्रेक जिसमें दोनों पक्ष बस सांस ले रहे हैं ताकि भविष्य में एक और बड़ी लड़ाई के लिए खुद को फिर से तैयार कर सके? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ